हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस है। जी हाँ, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जी हाँ, और आपको साथ साथ में नोट करते चलना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में? लोकसभा में विपक्ष के नेता के क्या कार्य है? जी हाँ, जो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं, जी हाँ, यानी जो अगेंस्ट पार्टी के जो नेता होते हैं उसके क्या कार्य है लोकसभा में, हम लोग यहाँ पे देखेंगे उत्तर के माध्यम से। लोकसभा में जो दल सरकार में शामिल नहीं होती है वह दल विपक्षी दल कहलाती है। जी हाँ, तो पहले हम लोग विपक्षी दल देख लेते हैं कि विपक्षी दल कहते किसे हैं। यानी लोकसभा में जो दल सरकार में शामिल नहीं होती है, जी हाँ, यानी उसमें सरकार में क्या होती है, वो शामिल नहीं होती है, वह दल क्या कहलाती है? यानी विपक्षी दल कहलाती है। जी हाँ, यानी सरकार में जो दल शामिल है उसके अलावा जो दल होती है वो विपक्षी दल कहलाती है। सरकार की नीतियों की खामियां निकालना और उसकी आलोचना करना। जी हाँ, और जो विपक्षी दल होती है उनका कार्य क्या होता है? यानी सरकार की नीतियों, जी हाँ, उनकी जो नीतियाँ जो उन्होंने बनाई है उसमें खामियां निकालना। जी हाँ, क्या क्या खामियां हैं और उसकी आलोचना करना। हमेशा एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार रहना। जी हाँ, और हमेशा एक वैकल्पिक सरकार, जी हाँ, यानी ऑप्शन में एक सरकार बनाने के लिए तैयार रहना। यानी जो पार्टी की सरकार है अगर उस पार्टी को यानी कुछ हो जाती है या अचानक कोई घटना हो जाती है, यानी उसका एक वैकल्प बचता है कि ये यानी विपक्षी दल की सरकार बन सकती है। विपक्ष लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर लोकसभा का बहिष्कार कर आदि माध्यमों के द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखती है। जी हाँ, और विपक्ष लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर, जी हाँ, यानी लोकसभा का बहिष्कार कर आदि माध्यमों के द्वारा सरकार पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर सरकार को रचनात्मक सहयोग भी प्रदान करती है। और इसके अलावा क्या करती है? जी हाँ, यानी जरूरत पड़ने पर यानी सरकार को क्या करती है? वो रचनात्मक सहयोग भी प्रदान करती है। कौन? विपक्षी दल। जी हाँ, यानी विपक्ष के नेता। तो हम लोगों ने देख लिया, जी हाँ, विपक्षी के दल क्या होते हैं और जो विपक्षी नेता होते हैं उसके क्या क्या कार्य होते हैं। जी हाँ, अगर आपको समझने में परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? भारतीय संघ में हैदराबाद के विलय का विवरण दीजिए। जी हाँ, यानी जो भारतीय संघ है उसमें जो हैदराबाद का विलय हुआ, यानी हैदराबाद भारत में मिला, तो उसका विवरण मांगा है कि किस प्रकार विलय हुआ। तो यहाँ पे हम लोग आंसर के माध्यम से देख लेते हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। जी हाँ, यानी जो हैदराबाद के जो शासक होते थे, जो शासन करते थे हैदराबाद पर, उसको क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। वे हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा चाहता था। जी हाँ, और जो निजाम थे यानी वो क्या चाहते थे? जो हैदराबाद की रियासत है उसको यानी आज़ाद रियासत का दर्जा यानी दिलाना चाहते थे, जिसके कारण लोगों ने शासन के विरुद्ध आंदोलन ने जोर पकड़ा। जिसके कारण जो लोग हुए क्या हुए? यानी जो उनके शासन के जो विरुद्ध आंदोलन पर क्या किए? उन्होंने जोर दिया। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ सैनिक बल का प्रयोग किया। जी हाँ, यानी जब लोग आंदोलन करने लगे तो ये आंदोलन को देख जो हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने क्या किया? यानी लोगों के खिलाफ सैनिक बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जी हाँ, यानी सैनिकों को लगाना शुरू कर दिया। निजाम के दमनकारी नीतियों के कारण भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंचे। जी हाँ, और जो निजाम के जो दमनकारी नीतियां थी उनके कारण जो भारतीय सेना थे, जो निजाम के सेना थे, उस पर यानी काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंचे। कुछ रोज तक रुक कर लड़ाई चली। जी हाँ, यानी कुछ रोज तक जो लड़ाई चली वो धीरे धीरे लड़ाई चली और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। जी हाँ, जब उनकी जो सैनिक बल थी वो जब कमजोर पड़ने लगी तो उन्हें हैदराबाद के निजाम ने क्या किया? खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय होगा। जी हाँ, हम लोगों ने देख लिया कि हैदराबाद के भारत में विलय किस प्रकार हुआ। जी हाँ, तो मैंने आपको आसान शब्दों में समझा दिया, तो आप लोग यानी नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के काफी चांसेस हैं। जी हाँ, तो आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? मौलिक अधिकार का वर्णन करें। जी हाँ, यहाँ पे मौलिक अधिकार का वर्णन करने के लिए बोला है किसको मौलिक अधिकार बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आंसर में। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जी हाँ, तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाता है? जी हाँ, यानी समानता का अधिकार। जी हाँ, ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है सबसे पहला।
दूसरा आपका हो गया यानी स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद तीसरा आपका हो गया यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद चौथा अधिकार यहाँ पे क्या हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद पांचवें नंबर पे कौन है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, उसके बाद छठे नंबर पे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी हाँ, तो ये जितने भी अधिकार मैंने बताया ये क्या है, यानी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं यानी संविधान के द्वारा, किसको, यानी लोगों को। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया यानी कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं जो लोगों को प्रदान किए गए हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से सुनिएगा और नोट करते चलिएगा साथ साथ में आप लोग। विविधता में एकता सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, यानी विविधता में एकता का जो सिद्धांत है उससे आप क्या समझते हैं। जी हाँ, यानी आपने इंग्लिश में सुना होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उससे आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। विविधता में एकता सिद्धांत का अर्थ है एक राष्ट्र के अंतर्गत रहन सहन, भाषा, तौर तरीके, वेशभूषा, धर्म और संस्कृति आदि अनेक बातों में भारी अंतर के बावजूद एकता की भावना स्थापित करना। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया क्या होता है विविधता में एकता, यानी राष्ट्र के अंतर्गत जी हाँ जो रहन सहन है, भाषा जो है, तौर तरीके जो है, वेशभूषा और धर्म संस्कृति आदि अंतर के बावजूद भी, यानी इतने सारी अंतर के बावजूद भी एकता की भावना स्थापित करना। जी हाँ, यानी मिलजुल के रहना, इतने सारे यानी अंतर होने के बावजूद भी भारत में लोगों के बीच भारी विविधता है, फिर भी लोग राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर एकताबद्ध रहते हैं। जी हाँ, यानी भारत में कितनी सारी विविधता है। जी हाँ, यानी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग यानी कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग यानी सबका रहन सहन है, भाषा सबका अलग अलग है। जी हाँ, इतनी सारी यानी क्या है विविधता है होते हुए भी यानी जो भारत के लोग हैं वो क्या करते हैं, यानी राष्ट्र की भावना से क्या रहते हैं, एकताबद्ध रहते हैं। जी हाँ, यानी एक साथ रहते हैं। देश विभाजन के चलते भारत की विविधता में एकता सिद्धांत निश्चित रूप से प्रभावित हुआ। जी हाँ, यानी देश का विभाजन जैसी हुआ उसके चलते ही भारत में क्या हुआ, विविधता में एकता का सिद्धांत क्या हुआ, निश्चित रूप से प्रभावित हुआ। परंतु भारतीय संविधान द्वारा भी लोगों को एक समान अधिकार एवं स्वतंत्रता प्रदान किए जाने से विविधता में एकता का सिद्धांत स्थापित हो गया। जी हाँ, और एक भी यह भी रीजन है कि जो भारतीय संविधान है उसमें यानी सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया गया। जी हाँ, यानी कोई कास्ट या कोई रिलीजन के हिसाब से उसको अधिकार नहीं दिए गए, सभी को एक जैसा अधिकार दिया गया है और इसके कारण भी क्या हुए हैं, यानी विविधता में एकता का सिद्धांत स्थापित हो गया है। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कि विविधता में एकता का सिद्धांत क्या है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया हो, तो आप लोग लाइक कीजिएगा और आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में जी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग है। जी हाँ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जी हाँ उसके कौन कौन से अंग हैं यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए, तो अभी आंसर देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 मुख्य अंग हैं। जी हाँ, कितने मुख्य अंग हैं, 5 मुख्य अंग हैं जो इस प्रकार है। कौन कौन सा, सबसे पहले यहाँ पे हो गया कौन सा, जी हाँ यानी महासभा, उसके बाद दूसरा आपका हो गया सुरक्षा परिषद, तीसरा आपका हो गया आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसके बाद चौथे नंबर पे आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवें नंबर पे आपका हो गया सचिवालय। जी हाँ, तो ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 मुख्य अंग है। प्रारंभ में इसके अंगों की संख्या 6 थी। जी हाँ, यानी जब शुरुआती में जो इसकी अंगों की संख्या थी वो कितनी थी, 6 थी। लेकिन 1994 में न्याय परिषद का कार्य समाप्त होने के उपरांत इसे स्थगित कर दिया। जी हाँ, लेकिन 1994 में क्या हुआ, जब न्याय परिषद का कार्य क्या हो गया, समाप्त हो गया, उसके उपरांत उसके बाद क्या कर दिया, इसको यानी स्थगित कर दिया गया। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग यानी जो मेन है वो कितने हैं, 5 है, मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है तो आप लोग जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है, वहाँ पे पीडीएफ्स और नोट्स भी दिए जाते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यहाँ तक बनने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।